कहानी की शुरुआत में हम नॉर्वे के बर्फीले इलाके को देखते हैं, जहाँ एक लड़की सहरा किसी से डरकर भाग रही होती है। अचानक उसके सामने बर्फ में से एक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है, जिससे सहरा बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। उसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। वो भागती हुई बर्फ से नीचे फिसल जाती है और एक पेड़ में जाकर अटक जाती है। फिर वहाँ वो ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और उस पर अटैक करके खाने लगते हैं। सीन चेंज होता है और हम कुछ स्कूल फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपनी वेकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड नाम की जगह पर जा रहे थे। उन्हें पहाड़ों के बीच एक केबिन तक जाना था। 4 लड़के मार्टिन, रॉय, एरलैंड और वेगार्ड एक कार में और 3 लड़कियां हैना, क्रिस और लिव अलग कार में थी। यहाँ पता चलता है कि जिस केबिन में जा रहे थे वो केबिन वेगार्ड की गर्लफ्रेंड सहरा का है। उन्हें सहरा के बारे में पता नहीं होता कि वो अब कहाँ है। वेगार्ड कहता है कि सहरा यहाँ कल तक दूसरे रास्ते से आ जाएगी, लेकिन हम जानते हैं कि वो कहानी की शुरुआत में ही मारी जा चुकी है। आगे रास्ते में काफी ज्यादा बर्फ थी, जिस वजह से वो कार रोड पर ही छोड़ देते हैं क्योंकि कार उस बर्फ में नहीं चल सकती थी। इसके बाद वेगार्ड अपनी स्नो बाइक लेकर केबिन की तरफ निकल जाता है और सबसे कहता है कि तुम बाइक के निशानों के पीछे करते हुए मेरे पीछे आओ, क्योंकि केबिन का रास्ता केवल वेगार्ड को ही पता था। कुछ देर में वो सब केबिन तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो सब रात होने तक बर्फ में खूब इंजॉय करते हैं। रात में मार्टिन हैना का मजाकों में एक पिलो से मुंह दबाने लगता है, जिस वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। फिर वो मार्टिन को हटा देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है। इसके बाद लिव केबिन से बाहर वॉशरूम करने आ जाती है। तभी उसे लगता है कि बाहर कोई है। वो बाहर आकर देखने लगती है। तभी झाड़ियों में उसे किसी की हलचल दिखाई देती है। लिव वो देखकर डर जाती है और भाग कर केबिन में आ जाती है। वो सबसे कहती है कि बाहर कोई है। फिर वो बाहर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। वेगार्ड कहता है कि तुमने शायद कोई एनिमल देखा होगा, यानी कि जानवर देखा होगा। तभी अचानक उनके सामने एक आदमी आ जाता है और वो उनसे कॉफी मांगने लगता है। वो उसे कॉफी पिलाते हैं। फिर वो आदमी उनकी बियर लेकर पीने लगता है। सब उसे देख रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहा है। अब वो उनसे कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। वेगार्ड कहता है कि हम यहाँ वेकेशन पर आए हैं और ये मेरी गर्लफ्रेंड का केबिन है। इसके बाद वो आदमी उन्हें उसी ऑक्सफोर्ड जगह की डार्क हिस्ट्री बताने लगता है। वो बताता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जर्मन लोगों की ये एक इम्पोर्टेंट लोकेशन थी। इस जगह को एक जर्मन कर्नल हेर्ज़ोग ने अपने अंडर कर लिया और 3 साल तक उन्होंने यहाँ के लोगों को बहुत टॉर्चर किया। और जब वॉर खत्म हुई तो उन्होंने इस जगह की कीमती चीजों को लूट लिया। इसके बाद लोगों ने उन पर हमला किया और उनके कुछ सैनिकों को मार दिया। उन्होंने हेर्ज़ोग और बाकी के सैनिकों को पहाड़ियों से भगा दिया और लोगों का मानना था कि वो मर गए होंगे और ये पहाड़ी वही है। आगे वो कहता है कि इस जगह में अभी भी इविलनेस है, यानी उन सैनिकों का साया है। ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। फिर रॉय कहता है कि हम सब मेडिकल स्टूडेंट हैं और हमें अभी तक इविल का ट्रीटमेंट नहीं सिखाया। तभी वो आदमी रॉय का गला पकड़ लेता है और कहता है कि जब तुम्हारी आंतें तुम्हारे हाथ में होंगी तब तुम्हें पता चलेगा, क्या तब तुम अपना इलाज कर पाओगे। इसके बाद वो आदमी कॉफी के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब सब सो जाते हैं। सोते हुए वेगार्ड को अपने कमरे में कोई दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद वो सहरा है। वो उसका पीछा करते हुए बाहर आ जाता है और वो सहरा को आवाज लगाने लगता है। तभी सहरा उसके सामने आ जाती है, जो अब एक ज़ॉम्बी बन गई थी और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। तभी अचानक वेगार्ड की आँख खुल जाती है, यानी ये सिर्फ उसका एक सपना था। दूसरी तरफ वो आदमी अपने टेंट में आकर कुछ खाने लगता है। तभी उसे टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। वो आवाज लगाता है, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। फिर वो अपनी गन और टॉर्च लेकर बाहर देखने के लिए निकल जाता है। उसे कुछ दूरी पर एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता, एक और ज़ॉम्बी वहाँ आकर उसके गले को काट देता है। फिर वो आदमी जल्दी से अपने टेंट में आ जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे टेंट में ही मार देता है। अगले दिन वेगार्ड अपनी बाइक लेकर सहरा को अकेले ही ढूंढने जाने लगता है। वो उनसे जाते हुए कहता है कि अगर वो कल तक वापस ना आए तो तुम बाइक के निशानों का पीछा करते हुए कार के पास चले जाना और हेल्प लेकर वापस आना। इसके बाद वो सहरा को ढूंढने चला जाता है। उसके जाने के बाद वो सब फिर से बर्फ में एंजॉय करने लगते हैं। उनमें से कोई भी उस आदमी की बातों को सीरियस नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ वेगार्ड को रास्ते में उसी आदमी का टेंट मिलता है। वो वहाँ रुककर चेक करने लगता है। तभी उसे वहाँ बर्फ पर खून पड़ा हुआ दिखता है। उसे टेंट के अंदर उस आदमी की बॉडी खाई हुई मिलती है। इसे देखकर वेगार्ड बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। यहाँ पता चलता है कि ज़ॉम्बीज के खाने के बाद कोई आदमी ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होता, बल्कि वो मर जाता है। अब वेगार्ड को टेंट के बाहर बर्फ में पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर वो उन निशानों का पीछा करने लगता है। इधर बाकियों को केबिन के बेसमेंट में से एक बॉक्स मिलता है। जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें काफी सारा खजाना था। वो चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये सोना 1942 के वक्त का है, यानी ये वही सोना है जिसे कर्नल हेर्ज़ोग और उसके साथी लूटकर भाग रहे थे। मार्टिन कहता है कि हमें इस सोने को नहीं छेड़ना चाहिए, ये सहरा का हो सकता है। दूसरी तरफ वेगार्ड जब उन निशानों का पीछा कर रहा होता है, अचानक उसके नीचे की बर्फ टूट जाती है और वो एक केव यानी गुफा में गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर वो सब उस खजाने के साथ एंजॉय करने लगते हैं। वो उसे पहनकर देख रहे थे। उन्होंने मार्टिन को बियर पिला दी थी, जिस वजह से वो भी उनके साथ हो जाता है।
यहाँ है ना चुपके से उसी सोने का एक कॉइन मार्टिन की पॉकेट में डाल देती है। इसके बाद एयरलैंड बाहर वॉशरूम में आ जाता है और उसके पीछे पीछे क्रिस भी वहाँ आ जाती है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। एयरलैंड वो वापस केबिन में आ जाता है, लेकिन क्रिस अभी बाहर थी। तभी उसे लगता है कि कोई उसे डरा रहा है। वो सोचती है कि एयरलैंड उसके साथ प्रैंक कर रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी आकर उस पर अटैक कर देता है। फिर वो चिल्लाते हुए केबिन की तरफ आ जाती है, लेकिन सब अंदर तेज आवाज में म्यूजिक चला रहे थे, जिस वजह से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन हैना को कुछ आवाजें आने लगती हैं। फिर वो म्यूजिक बंद कर देती है और बाहर की तरफ आने लगती है। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी आकर क्रिस को वहाँ से ले जाता है। हैना बाहर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो क्रिस को आवाज भी लगाती है, लेकिन वो उसे जवाब नहीं देती। इसके बाद हैना सबसे कहती है कि क्रिस जवाब नहीं दे रही है और वो बाहर भी नहीं है। वो काफी घबराने लगती है। फिर वो मार्टिन को केबिन में से एक गन देती है। खैर अब मार्टिन, रॉय और एयरलैंड बाहर देखने चले जाते हैं। उन्हें क्रिस कहीं नहीं मिलती, लेकिन उन्हें बाहर एक बैग मिल जाता है जो कि सैरा का था। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद सैरा बर्फ में फ्रीज होने की वजह से मर गई होगी। तभी हैना विंडो की तरफ देखती है। उसे वहाँ क्रिस दिखाई देती है, जिसे देखकर वो थोड़ा रिलैक्स होती है। लेकिन वो देखती है कि वो सिर्फ क्रिस का सर था, इसे ज़ॉम्बीज ने अलग कर दिया था। ये देख हैना काफी ज्यादा डर जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। लिव भी उस विंडो से देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी एक ज़ॉम्बी विंडो में से उसके बालों को पकड़ लेता है। इसके बाद हैना उसके बालों को काट कर उसे ज़ॉम्बी के हाथों से बचा लेती है। फिर सब केविन के सोफों को दरवाजे की तरफ रख देते हैं, लेकिन वहाँ काफी सारे ज़ॉम्बीज आ गए थे और अंदर घुसने लगे थे। हैना यहाँ ज़ॉम्बीज का एक हाथ काट देती है। अब एयरलैंड सबसे कहता है कि सबको उनसे बचना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने हमें काट लिया तो हम भी ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। तभी कुछ ज़ॉम्बीज एयरलैंड को विंडो में से पकड़ लेती हैं और उसके सर के 2 टुकड़े कर देती हैं। उनके सामने उसका भेजा आकर गिरता है, जिसे देखकर सभी काफी सहम जाते हैं। अगली सुबह वेगर्ड को होश आता है और वो किसी तरह बर्फ से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो चारों डिसाइड करते हैं कि उनमें से 2 लोग ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ करेंगे और 2 कार की तरफ जाकर हेल्प लेकर आएंगे। फिर मार्टिन और रॉय बर्तनों की आवाज से ज़ॉम्बीज को बुलाने लगते हैं और लिव और हैना मदद लेने जाती हैं। इधर वेगर्ड अपनी बाइक की मदद से एक मसाल बनाता है और वापस से उसी केब में चला जाता है। वहाँ वो छानबीन करने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे जर्मन झंडा, हथियार और हेलमेट मिलते हैं। उसे हेलमेट के पास ही सैरा का कटा हुआ सर भी मिलता है। इससे हमें कंफर्म हो जाता है कि उसे भी ज़ॉम्बीज ने मारा है। तभी एक ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है और उसे उठाकर केव से बाहर फेंक देता है। फिर वो ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। इसी बीच वो ज़ॉम्बी वेगर्ड के गले में काट लेता है। फिर वेगर्ड उसी की हेलमेट से उसे मार डालता है। कुछ देर में एक और ज़ॉम्बी बर्फ में से निकलता है। वेगर्ड उसे देखकर वहाँ से भागने लगता है। इधर लिव और हैना को कार की तरफ का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि बाइक के निशान वहाँ से मिट चुके थे। इसीलिए उन्हें पता नहीं था कि किस तरफ जाना है। तभी उनके पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जिससे वो दोनों डरकर भागने लगती हैं। दूसरी तरफ वेगर्ड को वो ज़ॉम्बी घेर लेता है। फिर वेगर्ड उस पर एक तलवार से अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। इसी बीच पहले वाला ज़ॉम्बी फिर से उठ जाता है और वेगर्ड को लेकर पहाड़ से नीचे कूद जाता है। लेकिन वेगर्ड मरे हुए ज़ॉम्बी की हाथ पकड़ लेता है और उसके सहारे नीचे लटक जाता है। तभी उसके साथ लटका हुआ ज़ॉम्बी फिर से उसके गले में काट लेता है, लेकिन इस बार वेगर्ड उसे किसी तरह नीचे खाई में फेंक देता है। इधर हैना वो ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है, लेकिन लिव उनसे डरकर भाग रही थी। एक ज़ॉम्बी उसे नीचे गिरा देता है और फिर कई ज़ॉम्बीज मिलकर उसकी बॉडी को फाड़ देते हैं और खाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उसके हाथ में एक ग्रेनेड आ जाता है, इससे वो ब्लास्ट करके उन्हें मार डालती है। इस ब्लास्ट को देखकर ज़ॉम्बी कर्नल हेर्ज़ोग वहाँ आ जाता है। वो अपने ज़ॉम्बीज सैनिकों को उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है। अब हैना किसी तरह एक पेड़ पर चढ़कर फिलहाल उन ज़ॉम्बी से बच जाती है, लेकिन तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है और हैना को परेशान करने लगता है। इसीलिए वो उस कौवे को पकड़कर मार डालती है। इससे ज़ॉम्बीज को उसके बारे में पता न चल पाए, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज उसे देख ही लेते हैं और उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगते हैं। इसके बाद हैना एक लकड़ी की मदद से एक ज़ॉम्बी को मार देती है और दूसरा ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाता है। इस वजह से उसे वहाँ से भागना पड़ता है। अब वो भागती हुई एक पहाड़ी के किनारे पहुँच जाती है। वो ज़ॉम्बी भी उसके पीछे वहाँ पहुँच जाता है। फिर हैना अपने नीचे की बर्फ को तोड़ने लगती है। बर्फ टूटने के बाद ज़ॉम्बीज के साथ वो खुद भी नीचे गिर जाती है और हेर्ज़ोग वो दूर से ये सब देख रहा था। जॉय और मार्टिन अभी उस केबिन में ही होते हैं। वो अब भी ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे। अब रॉय यहाँ मिट्टी के तेल से कॉकटेल बनाने लगता है। वो उसे बाहर फेंकने की बजाय केबिन में ही फेंक देता है, जिससे वहाँ आग लगने लगती है। फिर वो दोनों किसी तरह केबिन से बाहर आकर दूसरे केबिन में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें काफी सारे टूल्स मिलते हैं। अब रॉय एक हथौड़े को उठा लेता है और मार्टिन एक कटर मशीन ले लेता है। दूसरी तरफ वेगर्ड किसी तरह वहाँ से ऊपर आ जाता है और अपनी बाइक के पास आकर एक तार की मदद से अपने कटे हुए गले को सिल लेता है। बाद में वो अपने गले पर टेप लपेट लेता है। फिर वो केब में से एक मशीन गन लेकर अपनी बाइक में ही फिट कर लेता है।
है। इधर हैना अभी भी जिंदा थी। जब उसे होश आता है तो वो बर्फ में दबी थी। वो किसी तरह बर्फ को हटाकर बाहर निकल जाती है। उसे वहाँ वो ज़ॉम्बीज़ भी दिखाई देता है जो उसके साथ ही नीचे गिरा था। वो भी बर्फ में दबा था। फिर हैना अच्छा मौका देखकर उस ज़ॉम्बी को मार देती है। दूसरी तरफ मार्टिन और रॉय की तरफ कई सारे ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। वो एक एक करके काफी ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं। अब यहाँ बैगर्ड भी पहुँच जाता है और अपनी मशीन गन से शूट करके सभी को मार देता है। फिर वो एक ज़ॉम्बी को पकड़कर अपनी बाइक में फंसा देता है और बाद में उसे बुरी तरह मार देता है। इसके बाद वो दोनों से पूछता है कि बाकी सब कहाँ हैं। मार्टिन कहता है कि हैना और लिव कार के पास हेल्प लेने गई हैं और बाकी के लोग ज़ॉम्बी के हाथों मारे गए हैं। तभी बैगर्ड के पीछे से और ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो उसे जोर से खींचकर उसके हाथ पैर तोड़कर अलग कर देते हैं, जिस वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मार्टिन और रॉय ज़ॉम्बीज़ को बुरी तरह काटने लगते हैं। इसी बीच हैना वहाँ आ जाती है और मार्टिन गलती से उसे भी एक ज़ॉम्बी समझकर उस पर कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। इस वजह से हैना मरने लगती है। तभी यहाँ कर्नल हेडजॉग अपने साथियों के साथ पहुँच जाता है। इसके बाद मार्टिन गन लेकर उसके ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और उसके हाथ पर काट लेता है। अब मार्टिन को आयरलैंड की बात याद आने लगती है। उसे लगने लगता है कि वो भी अब ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फिर वो अपने हाथ को ही मशीन से काट देता है। ऐसा करने में उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अब ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। तभी बर्फ में से एक ज़ॉम्बी निकलता है और उसके पेट को काटने लगता है। फिर मार्टिन उस ज़ॉम्बी को मार देता है। अब वो देखते हैं कि केवल कर्नल हेडजॉग ही बचा है, लेकिन तभी वो दोनों से चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और देखते ही देखते वहाँ ज़ॉम्बीज़ की फौज आ जाती है। दोनों उनसे डरकर भागने लगते हैं। अब हेडजॉग रॉय के हथौड़े को उठा लेता है। रॉय उनसे तेज नहीं भाग पाता और हेडजॉग उसके सर पर हथौड़े से अटैक कर देता है। इसके बाद पेड़ की एक टहनी रॉय के पेट में घुस जाती है, जिससे उसके पेट की आंतें बाहर आ जाती हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर हेडजॉग उसकी जेब में से घड़ी को बाहर निकाल लेता है और अब मार्टिन को समझ आ जाता है कि वो उनसे क्या चाहता है। अब वो भागकर केविन तक आ जाता है, जो कि अब पूरी तरह जल चुका था। वो उस बॉक्स वाले खजाने को उनके सामने छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। अब कर्नल हेडजॉग उस खजाने को देखकर शांत हो गया था, यानी ये वही खजाना था जो उन्होंने लूटा था। शायद उनके पास से ये खजाना सैरा ले आई होगी, जिस वजह से उन्होंने पहले उसे मारा और इस खजाने के पीछे पड़ गए। खैर अब मार्टिन उनसे बचता हुआ कार के पास पहुंच जाता है। वो कार को स्टार्ट करने लगता है। तभी उसकी जेब से वो सिक्का गिर जाता है जो हैना ने उसकी जेब में रखा था। तभी वहाँ हेडजॉग आ जाता है और कार का शीशा तोड़ने लगता है, यानी वो यहाँ उस सिक्के को ही लेने आया था। और इस तरह यहाँ पर मार्टिन भी मारा जाता है। तो इसी के साथ इन श्रापित ज़ॉम्बीज़ की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।